जो सिचुएशन इस वक्त एहतजाज की ईरान में नज़र आ रही है, अवाम सड़कों पर है, क्या रिजीम चेंज की सी ये कैफियत है? क्या इसके पीछे कोई बैरूनी साजिश है? बुनियादी वजह यह है कि ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर जो है ना वो गैर मुल्की एजेंट्स आ चुके हैं। भारतीय पासपोर्ट लेकर इसराइली एजेंट या दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज के या अमेरिकन जो एजेंट्स हैं अफगानी बड़ी तादाद में मौजूद और वो वहाँ पर जो है वो भरपूर तौर पर ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो साजिशें कर रही है। वेनेजुएला के मामला पर हमने देखा कि सदर मादुरो को जिस तरह से उठा कर लाया गया, जिसको उन्होंने अपना इग़वा करार दिया, अब ईरान के हवाले से क्या हिकमत अमली नजर आती है हमको? अगर बिलफर्ज वो ईरान पर अटैक करते हैं तो सूरत हाल क्या होगी? वो काउंटर करना चाहते हैं चीन को। चाइना को साइडलाइन करना चाह रहा है अमेरिका। चीन को साइडलाइन नहीं करना चाहते ट्रम्प, बल्कि वो इंगेज करना चाहते हैं। एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका के मामला कशीदगी इख्तियार कर लेते हैं, कोई जंग की सी कैफियत पैदा हो जाती है, तो क्या आप किरदार अदा देख रहे हैं पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक? पाकिस्तान जो है वो वही रोल प्ले करेगा जो ईरान और इसराइल वॉर में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था। ईरान और अगर अमेरिका की जंग होती है, पाकिस्तान वही खामोश सफारतकारी भी करेगा और खामोश जो है वो फौजी मदद भी देगा। अब सबसे बड़ा जो इस वक्त इम्तिहान होगा वो होगा भारत का। ट्रम्प भारत को मुसलसल कह रहे हैं कि ब्रिक्स से निकलो। ट्रम्प मुसलसल भारत को कह रहे हैं कि रशिया से तेल की खरीदारी खत्म करो। अमेरिका ये जो हिकमत अमली अपना रहा है उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की जो मईशत है वो इस वक्त नादहिंदगी के बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त जंगों की लपेट में नजर आते हैं और हालिया सूरत हाल जो ईरान की इस वक्त सबके सामने है, किस तरह से वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है और जो मुजाहिरीन के मुतालबात हैं उसके पीछे क्या तमाम तर बैकग्राउंड है, इस पर कुछ बातचीत करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ये तमाम तर सूरत हाल हमें दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेलती नजर आती है। अमरीका जो इस वक्त खुद को सुपर पावर कहता है, वेनेजुएला पर हमले के बाद, वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करने के बाद, उन पर मुकदमात कायम करने के बाद क्या अब ईरान में भी कुछ ऐसी ही हिकमत अमली इख्तियार करने जा रहा है? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अली आबिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? करम अल्लाह का, बताएं। वेनेजुएला के मामलात पर हमने देखा कि सदर मादुरो को जिस तरह से उठा कर लाया गया, जिसको उन्होंने अपना इग़वा करार दिया, अब ईरान के हवाले से क्या हिकमत अमली नजर आती है अमरीका की? अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि अमेरिका ये जो हिकमत अमली अपना रहा है उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की जो मईशत है वो इस वक्त नादहिंदगी के बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है। अफ़गान वॉर, इराक़ वॉर और फिर दुनिया के मुख्तलिफ़ जंगों में अमेरिका का इन्वॉल्व होना, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जो है वो अपना असलहा बरदार शिप रखना या फिर अपने अड्डे रखना, उसका एक कॉस्ट होती है, एक्सपेंस होती है। तो अमेरिका पिछले 20-25 सालों में बेपनाह एक्सपेंसेस करता रहा है। जब से सोवियत टूटा है और जब से जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड बना, अमेरिका एक वाहिद सुपर पावर रह गया, तो अमेरिका ने अपने हाथ बड़े फैला लिए, तो उसका दिफाई बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा। अब मसला ये हुआ है कि अमेरिका वो पूरा बजट समेटते अब इस नहज पर आ गया है कि इस वक्त वो नादहिंदगी के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने जब ये दूसरी दफ़ा अपना टेन्योर संभाला था तो उन्होंने कहा था कि वो अमरीकी मईशत को एक बार फिर उठाएंगे, अमेरिका में एक बार फिर जो है वो इकनॉमिकली जो है सूरत हाल को बेहतर करेंगे और नादहिंदगी को ख़त्म करेंगे। नारे लगा लिए गए, लेकिन वही वाली बात है कि नारों से तो कुछ नहीं होता, अमली इक़दामात करने होते हैं। तो वो अमली इक़दामात नहीं कर पाए, विद इन द कंट्री नहीं कर पाए, या हम ये कह लें कि अमेरिका के अंदर जो रिफॉर्म्स ला ली थी वो उस हिसाब से नहीं ला पाए। अब उन्होंने कहा कि जो आखिर के 2-2.5 साल बचे हैं तो उसमें क्या किया जाए और अमेरिका को नादहिंदगी से किस तरीके से बचाया जाए, या चीन को एक सुपर ताकत बनने से रोका जाए और चीन का एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने से पहले चीन को रोका जाए। तो अब उन्होंने मेरे ख्याल से ये फैसला किया है कि दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ लेकर जाया जाए। चूंकि अगर तीसरी आलमी जंग यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर छिड़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि अमरीकी जो असलहा साज फैक्ट्रियाँ हैं बिल्कुल उनका इंजन एक बार फिर स्टार्ट हो जाएगा, एक बार फिर इकोनॉमिक रिवाइवल अमेरिका को मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक अमेरिका ने जो जंगें की हैं वो अपने खर्चे पे की हैं। ये पहली जंग होगी जिसमें अमेरिका की जब ये असलहा साज फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो अमेरिका में पैसा आना वापस शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा मसला है ब्रिक्स। अब ये जो ब्रिक्स है वो एक पैरेलल अमेरिका की जो एम्पायर है उसके पैरेलल ये ब्रिक्स खड़ा हो गया है। उसमें जाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, रशिया है, भारत है, ईरान है। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने अपने मुल्क के जो करीब तरीन रियासत थी वेनेजुएला, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल के ज़खायर रखती है, वहाँ पर एक कियोस्क पैदा करने की कोशिश की, वहाँ के सदर को अगवा किया और वहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब की, हुकूमत टॉपल कर दी गई। लेकिन हमने देखा कि वो रिज़ल्ट नहीं आ पाए
जो आने थे, जैसे सोचा सबसे मजेदार चीज जो इसमें नजर आई वो ये कि खुद को अबूरी सदर भी नामजद कर दिया ट्रंप ने वेनेजुएला का। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अब मैं चलाऊँगा, जो पैसा आएगा तेल को जब बेचेंगे तो जो पैसा आएगा वो मैं बताऊँगा कि जिस तरीके से जो है वो खर्चा होगा। खैर, तो चले गए, ठीक है, उन्होंने प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया, जो नायब सदर वहाँ पे बनी, वहाँ पे उन्होंने जो है वो सूरत हाल को काफ़ी हद तक काबू में कर लिया। वो बगावत नहीं होने दी, जो एक तासुर था कि जैसे ही सदर अगवा होंगे और उसके बाद वेनेजुएला में जो है वो एक तरीके से इंतशार फैल जाएगा, पैनिक की सूरत हाल हो जाएगी, इदारे जितने भी हैं वो आवाम वहाँ पे धावा बोलेगी, हल्ला बोलेगी और कब्जा कर लेगी, नहीं हो सका। अब ट्रम्प सोच रहे हैं कि वो इस खित्ते में एक हिजान बर्पा करें, यानी कि जिधर हम बैठे हुए हैं, जी हाँ। पाकिस्तान के नियर बाय एरियाज की बात कर रहा हूँ। अब दुनिया की जो तीसरी बड़ी ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है, यानी कि ईरान, अब वो उस पर अटैक करने की बात कर रहे हैं। अगर बिलफर्ज वो ईरान पर अटैक करते हैं तो सूरत हाल क्या होगी? वो काउंटर करना चाहते हैं चीन को, क्योंकि अगर ईरान में सूरत हाल खराब होती है तो जंग जो है वो ईरान के करीब है। वो लेकिन स्टीम जिक्र ये भी समझा ये भी जा रहा था, वेनेजुएला के सदर को जब गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया तो रशिया और चाइना दोनों ही करीबी ममालिक समझे जाते हैं वेनेजुएला के, तो यही तस्वुर किया गया था कि शायद वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे और कोई एक ऐसा प्लान नज़र आएगा या कोई ऐसा रिएक्शन नज़र आएगा जो सूरत हाल को बिगाड़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या ईरान के मामले में जिस तरह आप कह रहे हैं कि चाइना को साइडलाइन करना चाह रहा है अमेरिका, क्या चाइना ईरान के मामले में भी इसी तरह से मसलहत अंदाजी से काम लेते नहीं, हुए? चीन को साइडलाइन नहीं करना चाहते ट्रम्प, बल्कि वो एंगेज करना चाहते हैं। अच्छा। चीन की मईशत इतनी बड़ी हो चुकी है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि चीन ने कभी भी अपने मुल्क से बाहर किसी भी मुल्क में ज़ाहिरी तौर पर या कहें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं किया या इंटरवीन नहीं किया कभी भी मिलिट्री वाइज। तो वो ये चाहते हैं कि चीन इन्वॉल्व हो, रशिया इन्वॉल्व हो। वेनेजुएला में क्या हुआ? चीन और रशिया इन्वॉल्व नहीं हुए, वो खामोशी से अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं और एक नया इंटरनेशनल पावर बनने की तरफ दोबारा जा रहे हैं। और दूसरा ये कि वो अपना वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना चाहते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ये चाहते हैं कि ईरान पर अगर वो स्ट्राइक करें, ईरान में सूरत हाल वो ख़राब करें, हुकूमत को टॉपल करें या वहाँ पर जो भी है एक बड़े पैमाने पर इंतशार की कैफियत पैदा करें, तो चीन और रशिया, स्पेशली मैं चीन की बात करूंगा, वो चीन को इंगेज करना चाहते हैं और अगर चीन इंगेज हो जाता है तो यकीनी बात है कि फिर ट्रम्प अपने मकासद में कामयाब। अच्छा, यानी आपने जो बात की है यहीं से दूसरा सवाल भी जनरेट होता है कि जो इस वक्त ईरान में हमें मुजाहिरीन सड़कों पर नज़र आते हैं, महंगाई के हवाले से वो बात करते हैं और कम आमदनी के जिस तरह से बात की जाती है, तो जो सिचुएशन इस वक्त एहतजाज की ईरान में नज़र आ रही है, अवाम सड़कों पर है, क्या रिजीम चेंज की सी ये कैफियत है? क्या इसके पीछे कोई बैरूनी साजिश है या फिर वाकई हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो बुनियादी वजह यह है कि ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर जो है ना वो गैर मुल्की एजेंट्स आ चुके हैं और अब इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने खुद देख लिया कि जब हमारे साथ भारत और पाकिस्तान की जब जंग हुई थी तो उसमें हमने देखा कि हालांकि ईरान ने हमारा उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए था, लेकिन जब इसराइल ने ईरान पर वॉर की तो पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। लेकिन इस दौरान हुआ क्या था? पासदाराना इनकलाब का बड़ा नुकसान हुआ था, ईरानी अफवाज का बड़ा नुकसान हुआ था, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट बड़े जो है वो मारे गए थे और टॉप करीब, और वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो शहीद कर दी गई थी। और उसमें कौन निकले थे? वो निकले थे जो भारत के वीजे पे या सॉरी भारत के पासपोर्ट पर ईरान में बैठे हुए थे चाबार बंदरगाह पे, और वो बुनियादी तौर पर मूसाद के एजेंट थे। तो ईरान की ये जो सबसे बड़ी जो इस वक्त इंटेलिजेंस फेलियर है वो इसी बुनियाद पर है कि उसके मुल्क में भारतीय पासपोर्ट लेकर इसराइली एजेंट या दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज के या अमेरिकन जो एजेंट्स हैं में मौजूद, और वो वहाँ पर जो है वो भरपूर तौर पर ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो साजिशें कर रही है। तो अब कोई ढकी चुकी भी बात नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इनकलाबी ईरान के बाद ईरान ने पासदाराना इनकलाब बनाई। अब वहाँ पर एक बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है। एक तो ईरानी फौज है, वो एक ईरानी हुकूमत है, लेकिन एक है पासदाराना इनकलाब, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है रहबर आला को, जिस वक्त खामनेई साहब है। अब वहाँ पर सिचुएशन ये है कि इस वक्त इनकलाब जैसे ही आया था तो ईरान की जो उस वक्त की रिजीम थी या जो आज की रिजीम है, उसने अपने अवाम को सहूलियात देने के बजाय वो के दी, लेकिन उस हिसाब से नहीं दी जो उनकी अवाम चाहती थी या मांगती है, ख़ासतौर पर जेंजी मांगती है। उन्होंने दुनिया के दीगर ममालिक पे अपने प्रॉक्सीज पर ज़्यादा खर्चा किया। अब जाहिर सी बात है जब आप प्रॉक्सीज का काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आपको जो है वो सरमाया चाहिए होता है, आपको पैसा लगाना पड़ता है। एक तो बेपनाह सैंक्शंस उनके ऊपर, वो तिजारत उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से दुनिया के दूसरे ममालिक करते हैं। वो उस तरीके से जो है वो दुनिया के साथ मामलात नहीं रखते जिस तरीके से रखे जाते हैं। जब आपके अरब से ताल्लुकात ख़राब, आपके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, यानी ये कह लेंगे अरब से भी, अजम से भी आपके ताल्लुकात ख़राब, यूरोपियन कंट्रीज से भी ताल्लुकात ख़राब,
अमेरिका से भी ताल्लुकात ख़राब, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मुआशी सरगर्मियाँ आपकी वैसे तो नहीं हो सकती। तो ईरान एक बड़ी ही कैलकुलेटेड सोसाइटी रही है इनकलाबी ईरान के बाद से, तो पैसों की इनके पास वैसी कमी थी। अब वो उनका मिलिट्री एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि दुनिया चूँकि एक ऐसी फ़ेज़ में आ चुकी है जहाँ पर अब किसी एक मुल्क के जो मामलात हैं वो दूसरे मुल्क में ईज़िली डिस्कस हो जाते हैं। अब ईरानी कौम भी देखती थी कि भई दूसरे ममालिक के लोगों को बड़ी आज़ादी हासिल है, उनके पास पैसा बहुत है, सब कुछ है। तो ईरानी अवाम बहुत ज़्यादा जो है ना इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पा इकोनॉमिकली वीक है। तो इस दौरान दुश्मन फ़ायदा भी भरपूर उठाता है। सही। तो अब वो दुश्मन ने भी फ़ायदा उठाया, कुछ लोकल हालात भी उसी तरीके से थे। तो महंगाई के नाम पर जो है वो एक बड़े पैमाने पर इंतशार पैदा हुआ और वो फिर छोटा-मोटा एहतजाज इतना बड़ा बन गया कि उसमें जो है फिर स्टेट पूरी इन्वॉल्व हुई, कत्लेआम भी हुआ, अवाम का भी हुआ, मतलब जो प्रोटेस्टेंट थे उनका भी कत्लेआम हुआ और जो और सरकारी एहलकार थे उन्होंने उनका भी जो है कत्लेआम। अपने हक में भी लेकर जाने की कोशिश की। अच्छा, साथ-साथ पाकिस्तान को थोड़ा-सा हम ये डिस्कस करते हैं कि चूँकि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है ईरान, ब्रादर मुल्क है ईरान, पाकिस्तान इस वक़्त ख़ासा सपोर्ट कर रहा है ईरान को, खुद ईरान के अंदर पाकिस्तान के लिए ख़ासे तारीफ़ी कलमात अदा किए गए। तो अब इस सिनेरियो में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और दीगर खित्ते के ममालिक जो हैं, अगर एक मर्तबा फिर ईरान और अमेरिका के मामलात कशीदगी इख्तियार कर लेते हैं, कोई जंग की सी कैफ़ियत पैदा हो जाती है, तो क्या आप किरदार अदा देख रहे हैं पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक? देखिए, खित्ते के दीगर ममालिक को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात कर लें। गो के इनकलाबी ईरान के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। बलूचिस्तान में जितना भी इंतशार हुआ है, जितने भी मामलात हुए हैं, उसमें दबे अल्फाज में आप कह लें कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो ईरान को कहा है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है या आपके मुल्क में बैठ के कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, उसको जो है वो बाकायदा स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल रही है। अभी आपने देखा था आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स भी की थी, जी। जो बलूच अस्करियत पसंदों के कैंप्स जो है वो तबाह किए थे। तो ईरान के साथ ये मामलात काफ़ी पाकिस्तान के रहे थे ख़राब। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको दाद देनी पड़ेगी कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला था और बहुत ही अच्छा फ़ैसला था। अब तो लग रहा है ना कि पाकिस्तान ने ये इतना शानदार फ़ैसला किया कि दुनिया में जितने भी सिफारतकारी के जो बड़े लोग हैं, मास्टर्स। के प्रोफ़ेसर्स हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंतहाई शानदार मूव की। और वो मूव क्या थी कि जब इसराइल ने ईरान के अगेंस्ट कार्रवाई करी, अमेरिका पुश्त पर खड़ा हुआ था इसराइल के, तो पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी से ईरान के लिए सिफारतकारी भी की और ईरान की भरपूर जो है वो मदद भी की। जिसकी बुनियाद पर हमने देखा कि ईरान एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर उसने इसराइल को शिकस्त भी दी। और जिस तरीके से उस वक़्त भी कहा जा रहा था कि हुकूमत टॉपल हो जाएगी ईरान की और इस तरीके से हो जाएगा कि ईरान में इनकलाब दोबारा आ जाएगा और जो है वो शाह पहलवी जो हैं वो उनके बेटे आ जाएँगे इक़्तिदार में, वो नहीं हो सका। तो पाकिस्तान ने तो बहुत बेहतर मूव किया था और उसके जो है वो समरात अब दिख भी रहे हैं, जो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत बेहतर भी हो गए और उसके बाद आपने देखा कि बलूचिस्तान में जो अस्करियत पसंदी है, वो भी बड़ी खास आहिस्ता-आहिस्ता दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान का तो किरदार वाज़ेह हो गया था इसराइल-ईरान वॉर में। तो मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका कोई एडवेंचर करता भी है अगेंस्ट ईरान, तो पाकिस्तान जो है वो वही रोल प्ले करेगा, जो ईरान और इसराइल वॉर में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था। मेरे ख़्याल से ईरान और अगर अमेरिका की जंग होती है, तो पाकिस्तान वही खामोश सिफारतकारी भी करेगा और खामोश जो है वो फ़ौजी मदद भी देगा। मेरे ख़्याल से तो पाकिस्तान का और ये फिर हम इस्लामी ममालिक के हवाले से नहीं, लेकिन अभी आप आ जाए ना, अभी आपने कहा खित्ते खित्ते के के दीगर ममालिक। अब सबसे बड़ा जो इस वक़्त इम्तिहान होगा, वो होगा भारत का। वो इस वजह से है कि ट्रम्प भारत को मुसलसल कह रहे हैं कि ब्रिक्स से निकलो। ट्रम्प मुसलसल भारत को कह रहे हैं कि रशिया से तेल की खरीदारी ख़त्म करो। ट्रम्प भारत को मुसलसल ये कह रहे हैं कि एक बार फिर हमारे कैंप को भरपूर तरीके से और कल तो 25% मज़ीद टैरिफ की भी उन्होंने कह दिया कि जो उन्होंने कह रहे हैं जो ईरान से तेल लेगा या ईरान के साथ तिजारत करेगा, तो मैं उसके ऊपर मज़ीद 25% टैरिफ लगाऊँगा। तो भारत के लिए यकीनन एक बहुत इम्तिहानी ख़ेज़ जो है वो मराहिल आन पहुँचे हैं और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है या कोई भी सूरत-ए-हाल ख़राब होती है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और सच्ची बात अगर आप पूछें, तो इस वक़्त जितने भी आलमी तज़ियाकार हैं, वो भी इस वक़्त कोई कैटेगोरिकली बात नहीं कर रहे कि भारत का जो है वो रिस्पॉन्स क्या होगा, ये भारत क्या फ़ैसला करेगा, क्योंकि हम इसराइल-ईरान जंग में देख चुके हैं कि भारत खामोश रहा था। खामोश रहा था। और कुछ हद तक कहते हैं कि खामोश तो रहा था, लेकिन अंदरूने खाना इसराइल की उसने भरपूर मदद भी की थी। खैर, अब आ जाए चीन और रशिया की बात कर लेते हैं या अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान का किरदार कोई इतना अहम
इस वक्त दिखाई नहीं देता। वो तावक्त है कि दूसरों की वो मदद पे हाँ। बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले ना कर दे। हम्म, और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से अभी वो मरहला नहीं आएगा कि बगराम एयरबेस जो है वो तालिबान की जो मौजूदा हुकूमत है अफगानिस्तान में वो अमेरिका के हवाले करे। अब आ जाए रशिया और चाइना। चाइना के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि आया वो इस जंग, अगर अमेरिका ये जंग ईरान तक लेकर आता है, क्या चाइना इस जंग में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। पाक भारत मार्के में हमने देखा कि चाइना ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की, लेकिन वो खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुआ। सही। अब चाइना के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस जंग में चाइना इन्वॉल्व होता है या नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका की भरपूर कोशिश ये है कि वो इस जंग में इन्वॉल्व हो ताकि उसकी जो मुआशी कारकर्दगी का ग्राफ है वो रुके या नीचे की तरफ आए। रशिया की अगर बात करें तो रशिया मैं समझता हूँ कि अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की जाती है तो रशिया मेरे ख्याल में वो तो खुद यूक्रेन के साथ एक जंग में मसरूफ नहीं है। मसरूफ ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि आपकी जंग जब बहुत ज़्यादा सरहदों के करीब आ जाएगी हम्म, तो फिर मेरे ख्याल में रशिया को कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और हो सकता है कि रशिया जो है वो फिजिकली इन्वॉल्व ना हो, हम्म, लेकिन वो ओपनली जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम्स पर जो है वो ईरान की भरपूर हिमायत भी करेगा हम्म। और ईरान की भरपूर जो है वो मदद भी करेगा। सही। और अब हम इस्लामी ममालिक की अगर बात कर लें कि उनका क्या हम देखेंगे कि किस तरह से सपोर्ट करते नज़र आ सकेंगे या ईरान के साथ वो किस तरह से खड़े हो सकेंगे, उनका क्या रिएक्शन। देखिए, आज से 3 साल पहले आपको याद होगा एक बहुत बड़ा जो है वो सिफ़ारती जो है वो हमने देखा था कि एक बैठक हुई थी, जिसमें चीन के अंदर सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ये आपस में मिले थे और सऊदियों और ईरानियों ने जो है वो हाथ मिला लिया। अब आप उस तरीके से सऊदियों और ईरानियों को अपनी प्रॉक्सीज़ लगाते हुए नहीं देखते होंगे एक-दूसरे के खिलाफ, जिस तरीके से हमने आज से 3 साल पहले यानी कि माज़ी में हमने देख रखा था। हम्म, तो एक बड़ा मूव चाइना ने प्ले किया था ईरान और सऊदीया की दोस्ती करा के। इस वक़्त मुत्तहिदा अरब अमारात ज़रूर जो है वो अमरीकी कैंप कह लें या मगरिबी इत्तेहादी कैंप कह लें, उसमें बैठा हुआ है। हम्म, लेकिन अगर सऊदीया की बात करें, तो वो चूँकि इस वक़्त मुस्लिम उम्मा को लीड करता है, चूँकि ओआईसी का प्लेटफ़ॉर्म वो अपने लिए यूज़ करता है सबसे ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि सऊदीया भी खुलकर ईरान की जो है वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि ना ही पाकिस्तान के मफ़ाद में है ईरान की गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए, ना ही सऊदीया के मफ़ाद में है, हम्म, ना ही चीन के मफ़ाद में है, ना ही रशिया के मफ़ाद में है। हम्म, इस खित्ते के तो बिल्कुल मफ़ाद में नहीं है हम्म, कि ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको टॉपल किया जाए। हम्म, ईरान की मौजूदा हुकूमत से बहुत से मसाइल हो सकते हैं, हम्म, बहुत से लोगों को नाराज़गियाँ हो सकती हैं, वो मिल बैठ के हल हो सकती हैं। लेकिन ईरान में अगर हुकूमत टॉपल होती है और अगर पहलवी ख़ानदान दोबारा इक़्तिदार में आता है, तो यकीनन वो इस खित्ते के लिए भी अच्छा नहीं होगा हम्म। और इस खित्ते की ताकतों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अली आबिद आपका। और आखिर में हम ये भी डिस्कस कर लें कि चूंकि पाकिस्तान हमसाया मुल्क है ईरान का और चूंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी इस वक्त बहुत बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि अमेरिका और ईरान की जंग की कैफियत ही पैदा ना हो, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस जंग को ठहराने में या जंग ना करवाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं।